2011 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट फिल्म एक पूरी फिल्म थी और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म उस साल किसी ने देखी ही नहीं, और यही 2011 को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। 2010 स्प्लिट का साल था, जबकि 2011 पावर शिफ्ट का साल था। कैसे, आगे बात करते हैं। The Pop Talks. सबसे पहले बॉडीगार्ड। ऑनेस्टली मेरे लिए ये एक बुरी फिल्म है। स्क्रिप्ट वीक थी, लॉजिक मिसिंग था, लेकिन इस फिल्म ने कुछ और एस्टैब्लिश किया। दबंग के बाद एक थ्योरी थी कि सलमान 2.0 एक एक्सीडेंट है। बॉडीगार्ड ने वो थ्योरी फिनिश कर दी। डिस्पाइट बीइंग अ बैड फिल्म, इस फिल्म ने एक नया रूल एस्टैब्लिश किया कि सलमान एक अलग कैटेगरी है। स्टोरी ऑप्शनल है, लॉजिक ऑप्शनल है, सिर्फ प्रेजेंस मैंडेटरी है। म्यूजिक एज्ड वेल समहाउ, फिल्म नहीं। इसके बाद रावण का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि फिल्म कैसी थी, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये था कि शाहरुख ने 150 करोड़ अपनी पॉकेट से लगाए थे 2011 में एक इंडियन सुपर हीरो बनाने के लिए। टेक्निकली रावण ने इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री को परमानेंटली शिफ्ट कर दिया था। मोशन कैप्चर और सीजीआई का जो स्केल यहाँ देखा वो अनप्रेसिडेंटेड था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। डोमेस्टिक ऑडियंस डिसअपॉइंटेड थी क्योंकि नैरेटिव एक मेस था, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस ने इसे एक्सेप्ट किया। रावण के वीएफएक्स और सो गुड की इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उसको आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सो रावण 2011 का एक इंपॉर्टेंट फेलियर था, और इंपॉर्टेंट फेलियर भी हिस्ट्री में काउंट होते हैं। बट यहाँ पे एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन भी जरूरी है कि फिल्म एक नैरेटिव मेस था। 2 कैरेक्टर्स, 2 टोन्स, ऑलमोस्ट 2 अलग फिल्म्स। डायरेक्टर कभी डिसाइड ही नहीं कर पाए कि वो कौन सी फिल्म बनाना चाह रहे हैं, एंड इस वजह से ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो गई। एक कोर स्टोरी तो बहुत अच्छी थी कि एक बाप ने एक बेटे के लिए एक वीडियो गेम बनाया, उसमें से विलन बाहर आ गया, उसने बाप को ही मार दिया। अब वो हीरो जो उसके जैसा दिखता है बाप के जैसा, उसको बाहर लाना है और विलन को वापस अंदर भेजना है। तो फिल्म की जो एम्बिशन थी कि हम सबको समेट लें, मौसियों को, चाचियों को, बुआओं को भी समेट लें, फैमिली क्लास भी बन जाए, थ्रिलर भी बन जाए। वो एम्बिशन रॉन्ग हो गई। टीनेजर्स की कहानी थी, यंगस्टर्स की कहानी थी, हमको उन्हीं की रखनी थी। वो अपनी एम्बिशन में कि मैं इसमें मनोरंजक पारिवारिक ड्रामा सबको अपने बाहुपों पाश में जकड़ लूंगा, वो थोड़ी ज्यादा हो गई। तो रावण एक डिबेट है। एक कैंप कहता है कि इंडिया वाज़न्ट रेडी, और दूसरा कैंप कहता है कि ये फिल्म इनकम्प्लीट है। एंड लेट्स बी रियल, दोनों सच हैं। अब आते हैं ZNMD पे। 3 दोस्त, एक रोड ट्रिप, सिंपल प्रीमाइस। लेकिन इस फिल्म ने 3 एडल्ट्स को उनके फियर्स फेस करते हुए दिखाया, और ये ऑडियंस ने कंप्लीटली बाय इन किया। ऋतिक का अर्जुन, कंट्रोलिंग, इमोशनली क्लोज्ड। अभय देओल का कबीर, कमिटमेंट फोबिक। फरहान का इमरान, अनरिजॉल्व डैडी इश्यूज। 3 अलग ट्रॉमा टेम्पलेट्स, और फिल्म किसी एक पे लेक्चर नहीं देती, सिर्फ दिखाती है कि स्पेन की रोड्स में स्काई डाइविंग करते हुए, स्कूबा डाइविंग करते हुए, टोमाटीना फेस्टिवल के बीच में ये अपनी प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करते हैं। कल्चरल इम्पैक्ट, स्पेन टूरिज्म बोर्ड ऑफिशियली ZNMD को क्रेडिट करता है कि फिल्म के बाद इंडियन टूरिस्ट का स्पेन जाना सिग्निफिकेंट बढ़ गया। लेकिन डीपर इम्पैक्ट ये था कि उस फिल्म ने एक कॉन्वर्सेशन ओपन की जो बॉलीवुड में पहले नहीं होती थी, कि बंदों के पास भी फियर्स होते हैं, अनप्रोसेस्ड ग्रीफ होता है, अनफुलफिल्ड ड्रीम्स होते हैं, और वो स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। फेयर क्रिटिसिज्म ये है कि अल्ट्रा प्रिविलेज मैन की एक स्टोरी है ये। यूरोप की ट्रिप, एक्सपेंसिव एडवेंचर्स, वो क्लास लेंस ऐड करो तो फिल्म की लिमिटेशन दिखती है, बट इट वर्क्स फॉर मोस्ट पार्ट्स क्योंकि इमोशनल ट्रूथ यूनिवर्सल है। 2011 की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म मेरे लिए रॉकस्टार है। जॉर्डन एक एंटी हीरो है जो हीरो का आर्क ले लेता है, इरैशनल है, एट टाइम्स अब्यूजिव है, अनहिंज्ड है। इम्तियाज अली का थीसिस था कि पहले सब कुछ खो दो तभी क्रिएट कर सकते हो। जॉर्डन इस थीसिस का लिटरल एम्बॉडीमेंट है। इसके साथ साथ आई थिंक ये AR रहमान का वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक्स है। नादान परिंदे, कौन फाया कौन, साडा हक, ये सिर्फ सॉन्ग्स नहीं है, ये जॉर्डन का एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस इतना विसरल है कि क्राफ्ट की कमी वो कवर कर जाता है। रॉकस्टार डिड नॉट डू वेरी वेल जब वो रिलीज हुई। ऑनेस्टली उसने री-रिलीजेस में कल्ट स्टेटस गेन कर लिया। रॉकस्टार के फ्लॉज फेलियर नहीं लगते, वो इम्तियाज अली की फिल्म मेकिंग का एक नोन टेक्सचर हो चुके हैं। फाइनली बात करते हैं तनु वेड्स मनु की, जो इस लिस्ट की सबसे अंडररेटेड कमर्शियल एंट्री है। तनु एक केओटिक, सेल्फिश, डिफिकल्ट प्रोटैगनिस्ट है। फिल्म में उसका कोई ट्रेडिशनल रिडेम्पशन आर्क है ही नहीं, वो सिर्फ चूज करती है अपने टर्म्स पे। कंगना ने उस कैरेक्टर में जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी इंजेक्ट की थी, वो रॉ अनफिल्टर्ड एनर्जी, वो 2011 में लिटरली एक अलग ही फ्रीक्वेंसी थी। एंड आनंद एल राय का कानपुर एक स्मॉल टाउन इंडिया को जिस तरह दिखाता है, वो एक बहुत ही डिस्टिंक्ट विजुअल ग्रामर थी जो बॉलीवुड ने तब तक इग्नोर की हुई थी। फिल्म आज भी लाफ्टर जनरेट करती है, एंड इट्स राइटिंग, केमिस्ट्री, कानपुर स्टिल होल्ड वेल। ये था 2011 का कमर्शियल लैंडस्केप, और फिर भी इसी साल कुछ और चल रहा था। वो मूवीज जो बॉक्स ऑफिस में नहीं, कॉन्वर्सेशंस में जीत रही थी। शैतान से शुरू करते हैं। बिजॉय नाम्बियार की डेब्यू फिल्म, अनुराग कश्यप की बैकिंग के साथ। ये 2011 की सबसे अनकंफर्टेबल फिल्म है। डेलिबरेटली प्रिविलेज्ड यंग किड्स, एक एक्सीडेंट, और फिर एक डाउनवर्ड स्पाइरल जो उन्हें नीचे ही लेता जा रहा है। फिल्म का टोन डेलिबरेटली कोल्ड है।
आप कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं करते। एडिटिंग MTV इन्फ्लुएंस्ड है, म्यूजिक रेजर शार्प है और क्लाइमैक्स चाहे पसंद आए या ना पसंद आए हेड से जाता नहीं। ये इंडी बॉलीवुड का एक स्पेसिफिक एस्थेटिक था, अर्बन, ग्रिटी, मॉरली अनएंकर्ड। इंडी स्पेस में इस मूवी को एक कल्ट स्टेटस मिला हुआ है। 7 खून माफ पे आए तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। विशाल भारद्वाज ने रस्किन बॉन्ड की एक 4 पेज शॉर्ट स्टोरी ली। रस्किन बॉन्ड के साथ पहले उसे 80 पेज नॉवल में एक्सपैंड किया और फिर उस पर एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में गुलजार ने उर्दू पोएट्री लिखी इरफान खान के कैरेक्टर के लिए और रॉक पोएट्री लिखी जॉन इब्राहिम के कैरेक्टर के लिए। सुजैना एक एंग्लो इंडियन वुमन है, 7 हस्बैंड को मार देती है। ये फिल्म का प्रेमाइस है, लेकिन ये फिल्म एक रिवेंज फैंटेसी नहीं है। ये एक औरत की डेकेड्स लॉन्ग क्वेस्ट है फॉर लव। फिल्म सुजाना को पनिश नहीं करती। प्रियंका चोपड़ा का परफॉर्मेंस बिना प्रोस्थेटिक्स के डेकेड्स स्पैन करता है, नाइविटी से हार्डन्ड कैलकुलेशन तक। ये एक ऐसा एंसेम्बल है जो अपनी वैनिटी स्ट्रिप करता है इस फिल्म में। क्रिटिक्स ने तारीफ की, ऑडियंस कंफ्यूज थी एंड बॉक्स ऑफिस एवरेज था। शोर इन द सिटी, राज एंड डीके 2011। और यहाँ पर एक स्टोरी है जो फिल्म से पहले शुरू होती है। राज एंड डीके वो नाम है जो आज फैमिली मैन और फर्जी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन 2011 में ये 2 डायरेक्टर्स एक स्क्रैपी रेस्टलेस इंडी बना रहे थे। ये फिल्म ओरिजिनली उन्हें एक अमेरिकन कैरेक्टर के साथ बनानी थी और उन्होंने ईथन हॉक और जोसेफ गॉर्डन लेविट को रीच आउट किया था। सीरियसली, उनके एजेंट से मीटिंग भी हुई थी, लेकिन हॉलीवुड एक्टर्स को स्ट्रक्चर चाहिए था, स्टूडियो बैकिंग चाहिए थी, सिस्टम चाहिए था, और यहाँ वो नहीं था। जब वो एंगल फेल हो गया तो राज एंड डीके ने इंडियन कैरेक्टर्स लेके ये फिल्म बनाई। शोर इन द सिटी में राज एंड डीके ने वो टोन फाइंड की जो बहुत रेयर है, डार्क ह्यूमर और जेन्युइन इमोशनल वेट एक साथ। बॉक्स ऑफिस पे ये फिल्म ऑलमोस्ट इनविजिबल थी। इसको रिकग्निशन मिला बुसान फिल्म फेस्टिवल में, और ये भी एक 2011 का पैटर्न था जिसमें हमारी इंडी फिल्म्स को घर से ज्यादा शायद बाहर रिकग्निशन मिल रहा था। स्टैनली का डब्बा एक सिंपल प्रेमाइस है, एक स्कूल गोइंग बच्चा जिसका लंच बॉक्स नहीं है और एक क्रीडी टीचर जो दूसरों का खाना खाता है। अमोल गुप्ते ने इस प्रेमाइस में एक फिल्म ढूंढी जो 500 से ज्यादा रियल स्कूल चिल्ड्रन के साथ 1 साल से ज्यादा शूटिंग वर्कशॉप में बनी। फिल्म की जेंटलनेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, कोई सेंसेशनलिज्म नहीं है, कोई मेलोड्रामा नहीं है, सिर्फ एक बच्चा है और उसकी डिग्निटी है। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला और टीचर्स पूरी इंडिया में इस फिल्म को अपने क्लासरूम्स में दिखा रही थी। ये फिल्म आज भी रेलेवेंट है क्योंकि ये आपको कन्विंस नहीं करती किसी चीज के लिए, इट जस्ट शोज यू, और वो इनफ है। और फाइनली धोबी घाट, किरण राव की डेब्यू फिल्म। फिल्म में 4 कैरेक्टर्स हैं, एक पेंटर, एक NRI, एक धोबी और यास्मिन, एक मुस्लिम लेडी जिसकी वीडियो डायरीज इस फिल्म की इमोशनल स्पाइन है। वो सिटी में एग्जिस्ट करना चाहती है और ये सिटी उसे स्पेस नहीं दे रही। कैमरा ने मुंबई को वहां शूट किया जहां कैमरास अलाउड नहीं होते। 2011 में ये फिल्म डिविजिव थी, बॉक्स ऑफिस पे एवरेज एंड क्रिटिक्स डिवाइडेड थे। आमिर खान फैंस डिसअपॉइंटेड थे। धोबी घाट एक स्लो फिल्म है, आज भी वो बदला नहीं है, लेकिन ऑडियंस चेंज हो गई है। 2023 में लापता लेडीज के सक्सेस के बाद लोग पीछे मुड़ के किरण राव की डायरेक्टोरियल लैंग्वेज समझ रहे हैं एंड धोबी घाट अब फ्रेश लगती है क्योंकि वो अपने टाइम से काफी आगे थी। तो 2011 क्या था? लेट्स बी रियल, बॉक्स ऑफिस पे सलमान रेन कर रहा था, स्टार सिस्टम अलाइव एंड किकिंग था, रावण ने VFX का नाम रोशन कर दिया था चाहे स्टोरी नहीं थी। लेकिन इसी साल जॉर्डन अपना सब कुछ खोके भी स्टेज पे रहा, तन्नू अपने टर्म्स पे जिंदगी जी रही थी, स्टैनली अपनी डिग्निटी होल्ड करता रहा बिना लंच के, और यास्मीन एक कैमरा के जरिए एक ऐसा शहर इमॉर्टलाइज करती रही जिसने उसे अपना कभी माना ही नहीं। 2011 वो साल था जब इंडियन मूवी इंडस्ट्री के अंदर एक नया पावर सेंटर बनना शुरू हो गया था, स्टार्स नहीं कैरेक्टर। ये शिफ्ट स्लो था, ग्रेजुअल था, बॉक्स ऑफिस पे दिख भी नहीं रहा था, एंड 2012 में ये शिफ्ट स्पीड पकड़ता है। एंड किस तरह से 2012 में ट्रांसफॉर्म होता है हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड। दिस वाज द पॉप टॉक्स डिकोड ऑफ 2011, ओवर एंड आउट।